हाय फ्रेंड, मैं दया पांडे और आज मैं नया वीडियो लेके आया हूँ। बट ये संविधान का अगला पार्ट नहीं होगा, संविधान का वीडियो नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने बात जो की है संविधान से 4 वीडियोस के थ्रू बात कर चुके हैं हम। ये हमारा करंट इश्यूज से रिलेटेड वीडियो है। इसमें हम क्या जानेंगे कि किस तरह से, ठीक, किस तरह से वर्तमान में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है पूरे विश्व में और उसकी वजह से किस तरह की स्थितियां बन रही हैं, जिससे कि सबसे अधिक प्रभाव इसका श्रमिक लोगों के ऊपर देखने को मिल रहा है। और उसके बाद अभी आपको हाल ही फिलहाल में घटना देखने को मिली होगी कि मध्य प्रदेश और जो अपना उत्तर प्रदेश सरकार है, उसने क्या किया है कि उसने किया क्या है कि जो श्रम कानून थे उनमें कुछ संशोधन किए हैं। ठीक, तो ये एक अपना इशू बन जाता है, डिबेट का इशू बन जाता है और साथ ही साथ अपने प्रीलिम्स के लिए भी क्वेश्चन दे के जाएगा। ये एकदम कंफर्म से बात है, चाहे वो ईपीएफओ का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो, चाहे वो अदर वनडे एग्जाम हो, उस पे आपको जरूर से जरूर क्वेश्चन देखने को इसके मिल जाएंगे। तो आज हम श्रम कानून से रिलेटेड 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपको तो एक चीज पता ही है कि श्रम कानून जो है वो किस लिए आए, किस लिए बने थे। आपको ये चीज पता है कि जो श्रम कानून है वो निजी और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में क्या करते हैं, श्रमिकों की नौकरी और मजदूरी के जो अधिकार हैं, ठीक, उनको क्या करते हैं, सुरक्षित करने के लिए बनाए गए थे या उनको सुरक्षित करते हैं। ठीक, इसलिए ये क्या नाम है, श्रम कानून लाए गए थे ताकि मजदूरों के और जो श्रमिक हैं जो नौकरी कर रहे हैं उनके हितों की रक्षा की जा सके। ठीक, तो वर्तमान में इनमें संशोधन हो रहा है इस तरह की महामारी में, तो ये सोचनीय है और उसके साथ ही साथ ये एक डिबेट का इशू है और हमारे लिए क्वेश्चन की संभावनाएं इससे बढ़ जाती है। तो इस पे कुछ क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको दिखेगा वो पहला क्वेश्चन है किससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन आप देखिए जो है वह है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसकी बात करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। ध्यान से देखिएगा, बात कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मीन्स नहीं है पूछ रहा, इसमें से कौन सा ऐसा है जो गलत है, ये आपको देखना है। जो ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि काफी लोग जो होते हैं यहीं पे गलती कर जाते हैं, नहीं है ये ध्यान नहीं देते और उसके बाद क्वेश्चन बिना पढ़े आगे निकल जाते। तो पहला इसमें क्या लिखा है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। ठीक, दूसरा लिखा हुआ है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। तीसरा बोनस अधिनियम का भुगतान 1971 और ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। आपको पता है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 ये एकदम सही है और मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 ये भी एकदम सही है। बट क्या आपको लगता है कि बोनस अधिनियम का भुगतान 1971 क्या ये सही है, क्या इसका मिलान सही है? तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है। ठीक है, और उसके बाद एक चीज और, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 ये भी एकदम सही है। ठीक, आपको पता होगा कि 2001 में इसमें संशोधन भी हुआ है ना, और कुछ चीजें इसमें ऐड ऑन की गई है। 2001 में इसमें संशोधन किया गया। तो ये जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, गलत होगा। यही सही सुमेलित नहीं है, बल्कि इसकी जगह पे क्या सही होगा, इसकी जगह पे होगा बोनस भुगतान जो अधिनियम है वह 1965 में आया था। कब आया था? 65 में। आपको ये चीज तो पता ही होगी। ये किस लिए आया था? ये इसलिए आया था कि जो कंपनी है या जो प्रतिष्ठान है उसके अंदर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो जो प्रतिष्ठान का जो उत्पादन होगा या फिर जो उसका लाभ होगा, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी उसका एक तरह से बोनस के रूप में कुछ ना कुछ दिया जाए, इसीलिए ये एक्ट लेके आया गया था। ठीक, तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आप एक चीज याद रखिएगा, ये जितने भी हैं ये सारे आपको याद रखने हैं, सारे जो अधिनियम है इनके बारे में आपको जानकारी रखनी है थोड़ी थोड़ी। बट अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इससे हम देखते चलेंगे और साथ ही साथ इसी तरह क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप यही याद रखिए कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में आया था, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में आया था, बोनस अधिनियम का भुगतान 1971 में नहीं 1965 में आया था, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में आया था, जो 2001 में जिसमें संशोधन भी हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपसे बोलता है कि कार्यस्थल
पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य को यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता। ठीक, तो आपको पता है यौन उत्पीड़न अधिनियम आया था ना, तो यौन उत्पीड़न अधिनियम जो आया था तो उसमें ये 2013 में आया था, आपको चीज पता होगी, 2013 में ये आया था। तो इसमें क्या बोला गया था, ये आपसे पूछ रहा है, क्या ये इसमें से कौन सा ऐसा प्रावधान है जो इस 2013 के अधिनियम में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधित महिलाओं का अधिनियम था, जो उसमें से कौन सा इसमें मेंशन नहीं है। तो पहला ये बोलता है कि यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध करना। ठीक, दूसरा यौन संबंधी टिप्पणी, खराब शारीरिक संपर्क। देखिए ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिसमें कि ऐसा है कि हो सकता है, आपको लग रहा होगा कि यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध करना ये शायद ना हो। ठीक, ये और ये तो आपको कंफर्म है कि नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि ऑफिस के केबिन में बैठक, तो ऑफिस के केबिन में बैठक किसी तरह का यौन उत्पीड़न नहीं हो सकता भाई, यह एक आधिकारिक रूप में काम का हिस्सा हो सकता है ना, तो जरूरी नहीं है कि ये यौन उत्पीड़न। दूसरा ये कि आपको इसमें भी इशू होगा या इसमें भी आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी कि यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध करना। तो एक तरह से आपको लगता है कि अनुरोध करना यौन उत्पीड़न क्यों आ गया, क्योंकि कोई सिर्फ मांग कर रहा है या सिर्फ अनुरोध कर रहा है, तो अनुरोध को हम यौन उत्पीड़न क्यों मान सकते हैं। हाँ, अनुरोध को यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता, बट ये लीगली होना चाहिए, ना कि कार्यस्थल पर या ऐसी किसी सार्वजनिक स्थल पे ये सारी चीजें अभद्र मानी जाती है, अतः ये यौन उत्पीड़न के अंतर्गत भी आएगी। तो आपके इसमें आंसर कौन सा सही होगा, डी। डी बिल्कुल सही आंसर होगा आपका कि ऑफिस के केबिन में बैठ के करना ये क्या नाम है, यौन उत्पीड़न के तहत नहीं आएगा। इसके अलावा पोर्नोग्राफी दिखाना, गंदी टिप्पणी करना, है ना, ये सारी चीजें भी किसमें आती हैं, यौन उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 ठीक के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। एक चीज याद रखिए, पूछ रहा है आपसे क्या सही नहीं है। पहला ये बोल रहा है कि यह सिर्फ सरकारी कार्यालयों में लागू होता है। दूसरा, यह केवल उन्हीं कार्यालयों में लागू होता है जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी होते हैं। यह अधिनियम गर्भवती महिला कर्मचारियों को सवेतन मातृत्व अवकाश का अधिकार देता है। तो आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा, ठीक, इसमें आपका जो आउटपुट दे दिया फिर उसके बाद कि केवल 1 या 3 सही है, ठीक, केवल 2 और 3 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 या 2 सही है। ठीक, तो इसमें एक चीज याद रखिए, अगर इसमें से आपको एक चीज भी पता है ना कि इसमें गलत कौन है, तो उसके बाद आप सारे क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे आपको अगर पहला पता हुआ है कि यह सिर्फ सरकारी कार्यालयों में लागू होता है, ठीक ठीक, तो ये आपको पता है कि ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि आपको पता है कि यह निजी जो कार्यालय होते हैं और प्लस सरकारी, ठीक, तो दोनों में लागू होता है। तो अगर आपको पता है कि पहला स्टेटमेंट क्या होगा, सही नहीं है, तो आप जहां जहां आपको एक दिख रहा है वो क्वेश्चन को आप क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर दें। तो आपको ए नंबर और डी नंबर क्या होगा, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा, दो, बी और सी। तो अब इनमें से एक कोई हो सकता है। अब आप आगे क्वेश्चन पढ़िए, आगे आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे कि यह केवल उन्हीं कार्यालयों में लागू होता है जिनमें 10 से अधिक कर्मचारी होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर ये आपको पता है या नहीं पता है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो आपको पता ही होगा, या जाहिर सी बात है या फिर नॉर्मल है, एकदम साधारण सी बात है कि यह अधिनियम गर्भवती महिला कर्मचारियों को सवेतन मातृत्व अवकाश अधिकार देता है। तो आप थोड़ा सा भी अगर सोचेंगे तो आपको तीसरा वाला जो लगेगा वो आपको सही लगेगा। तो जहां पे तीसरा आपको दिखता है, 2 और बी और सी में से, तो आप वहां पे क्या करेंगे, टिक सही मार देंगे। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी। तो बी नंबर आपका क्या होगा, एकदम सही होगा, मतलब 2 और 3 दोनों सही होगा। हाँ, ये निजी और सरकारी जितने भी कार्यालय हैं उसमें 10 से अधिक जहां पे कर्मचारी लागू हैं वहां पे यह अधिनियम लागू होता है, ठीक। और दूसरा, यह अधिनियम गर्भवती महिलाओं को जो कर्मचारी हैं उनको सवेतन मातृत्व अवकाश देने की बात करता है, ठीक ना। ये चीजें हो गई। तीसरा आपको ये चीज पता ही है। चलिए अब चौथा क्वेश्चन के बारे में हम आगे चलते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मली है, आपको पता होना चाहिए, गर्भवती महिला कर्मचारियों को कितने सप्ताह का वैतनिक मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार है। इससे पहले वाला क्वेश्चन का इससे हम
कोलरेट कर सकते हैं। ये मिलता है, आपको पता है, सवैतनिक मिलता है ना। और कितने दिन का अवकाश होता है, ये बात आपसे जो पूछ रहा है, तो 6 सप्ताह नहीं, 10 सप्ताह नहीं, 16 सप्ताह नहीं, 12 सप्ताह होता है। आपने 84 दिन पढ़ा होगा, तो आप 12 सप्ताह से 84 दिन को अगर करें काउंट, तो आपको पता चल जाएगा। आपने अधिनियम में, एक्ट में जब संशोधन अभी हुआ, उसमें आपने देखा होगा, जाना भी होगा कि ये सारी चीजें 84 दिन के लिए दिया जाता है। ठीक, तो एक चीज याद रखिएगा कि ये कुछ फैक्चुअल डिटेल होती है जहां पे एलिमिनेशन कुछ काम नहीं करता। यहाँ पे आपको पता है तो ठीक, नहीं पता है तो आपको क्वेश्चन छोड़ देने होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर आपको पता होता तो आप सीधा 12 सप्ताह टिक मारते और आगे निकल जाते। हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपना पांचवा क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम कब पारित किया गया। ठीक, यह पूछ रहा है आपका, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम कब पारित किया गया। तो आपको पता होगा, हमने इससे पहले भी बात कर ही चुके हैं, देखा भी है। तो 2007 नहीं, 2001 नहीं, 1995 नहीं, जो 2013 आपका था, इसमें ये पारित किया गया था। या कार्यस्थल पर जो महिलाओं श्रमिकों के लिए था कि किसी भी प्रकार का अगर यौन उत्पीड़न है उसको प्रतिबंधित करने के लिए यह अधिनियम 2013 दिसंबर में पारित किया गया था और लागू हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हम ये देखेंगे, छठवां, कि एक कर्मचारी, ठीक, जो एक कार्यालय में 1 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है, लेकिन उसके नियोक्ता द्वारा, किसके द्वारा, याद रखिएगा, नियोक्ता द्वारा, ठीक, किसी उचित कारण के उसे बर्खास्त कर दिया गया। ठीक, किसी उचित कारण के से उसे बर्खास्त कर दिया गया। इस मामले को किसके तहत सुलझाया जाना चाहिए। ठीक, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, ये सारी चीजें क्या हैं, थोड़ा सा डिबेट का विषय हो जाता है। ठीक, आपको पता होगा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 आया था, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 आया था, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 आया था। फिर डी नंबर ये देता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। जब आप ये सारे अधिनियम अभी जो इश्यूज चल रहे हैं जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है सारी चीजें। आपको पता हो एक चीज, अगर एक कोई कर्मचारी है, वो किसी ऑफिस में अगर 1 वर्ष से अधिक काम कर रहा है या 1 वर्ष से अधिक कार्यरत है, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, उसे क्या होता है ना, उपयुक्त जो होगा, तो वहां का जो सरकारी कार्यालय होगा या फिर संबंधित कोई भी प्राधिकारी है, उसकी अनुमति से ही बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक, और उसके बर्खास्त किए जाने के पीछे का, ठीक, वैध कारण भी बताया जाना चाहिए। ये अधिनियम आया था, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, इसमें ये बात कही गई थी। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा कि इस विवाद को 1947 का जो औद्योगिक विवाद अधिनियम था उसके तहत सुलझाया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है। ट्रेड यूनियन, याद रखिएगा, ट्रेड यूनियन, आपने ट्रेड यूनियन, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ट्रेड यूनियन हमने कहाँ पे पढ़ा, हमें ट्रेड यूनियन तो कहीं दिखा ही नहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत, और वो भी इसमें जितने भी चीजें मेंशन है ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड सारे अनुच्छेद है, इसमें तो हमको कहीं नहीं दिखा कहाँ पे ट्रेड यूनियन बनाने की बात की गई। तो एक चीज याद रखिए, आपका अनुच्छेद 23 किसकी बात करता है, अनुच्छेद 23 बालात श्रम व मानव के दुर्व्यापार को निषेध करता है ना। अनुच्छेद 24 जो है वो बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है ना। अनुच्छेद 14 जो है वो समानता से संबंधित है ना। 19, आपको जब इतना पता है कि ये तीनों चीजें हैं तो आप ऑलरेडी यहाँ पे जा सकते हैं आंसर देने के लिए, इसमें आंसर बी सही हो सकता है, क्योंकि ये तीनों आंसर जो हैं इसमें किसी भी यूनियन की बात नहीं की है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो अनुच्छेद 19(1) का सी है उसमें ये बात की गई है ना कि संघ बनाने का अधिकार होगा, तो उसी के तहत ट्रेड यूनियन का भी बात किया गया है। किसी भी तरह का व्यापार का संघ भी आप बना सकते हैं, ये बात कही गई। तो इसका आंसर आपका कौन सा होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपना 8वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8वां, कि सही कथन का चयन कीजिए। कौन से कथन का चयन करना है, सही कथन का, कि इसमें सही कौन सा कथन है। तो चलिए आगे देखते हैं हम कि सही कथन कौन सा है। पहला ये बोल रहा है कि ए, संविधान का अनुच्छेद 39D में यह कल्पना की गई है
कि पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। बांडेड लेबर सिस्टम उन्मूलन अधिनियम 1957 में पारित किया गया। बाल श्रम निषेध उन्मूलन अधिनियम 1979 में पारित किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक, अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा। पहला तो आपको पता है अनुच्छेद 23 ये तो गलत ही हो गया, ये बालाश्रम से संबंधित है, ना कि बाल श्रम से, ना मानव दुर्व्यापार से रोकता है इसको। दूसरा, आपको अब ये दोनों आपको कंफ्यूजिंग है ना। लेकिन एक चीज ये बताइए, अगर आपने अनुच्छेद सही से पढ़ रखे हैं तो इसमें से एक कथन की चयन करने की बात कर रहा है जो सही है। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि अनुच्छेद 39 का जो डी है वो क्या बोलता है, वो यही बोलता है ना कि पुरुषों और महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ये डीपीएसपी में आपको बोला गया है ना। तो एक कथन अगर सही करने की बात है तो ये कथन यहाँ पे सही हो जा रहा है, तो हमें तीनों में कहीं भी देखने की फिर जरूरत ही नहीं है। हम यहीं से अपना आंसर एक को टिक करके आगे निकल सकते हैं। बट चलिए हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो बांडेड लेबर सिस्टम उन्मूलन अधिनियम है वो 1976 में पारित किया गया था ना कि 1957 में। और जो बाल श्रम निषेध और उन्मूलन अधिनियम वो 1979 में नहीं बल्कि 1986 में पारित किया गया था। ठीक है, तो आपको ये चीज थोड़ा जानकारी में रखना, ध्यान में रखना है कि एलिमिनेट करके भी या फिर थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर का अपना प्रयोग करके भी आप क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वो बात करता है कि बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986, इससे पहले हमने बताया भी आपको के तहत एक बालक श्रमिक के रूप में पात्र होने के लिए अधिकतम आयु क्या है। कि अगर आप एक बाल श्रमिक हैं, ठीक, तो के रूप में पात्र होने के लिए आपकी अधिकतम आयु क्या होगी। ठीक, तो आपको पता है ये फैक्चुअल डिटेल है, अगर आपने पढ़ा है तो कर पाएंगे, नहीं पढ़ा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो 14 वर्ष आपको जानकारी होनी चाहिए, 14 वर्ष इसकी पात्रता होती है। इसका आंसर कौन सा सही होगा, ए। इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल देते हैं। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24, ठीक, आर्टिकल जो 24 है वो किसकी बात करता है, वो बात करता है कि एक कारखाने में, ठीक, एक कारखाने में या खनन से संबंधित ना, या खनन से संबंधित किसी भी अन्य खतरनाक उद्योग, किसी भी अन्य खतरनाक जितने भी उद्योग हैं ना, उद्योग में 14 साल से कम उम्र के बच्चों का काम करने पर प्रतिबंध लगाता है अधिनियम आपका कौन सा, बाल श्रम निषेध व विनिमय अधिनियम 1986। आपको एक चीज पता हो कि जो मूल बाल श्रम एक्ट था ना, जो मूल बाल श्रम एक्ट था, ठीक, उसमें मूल मतलब इससे पहले भी एक बाल श्रम एक्ट आया था 1948 में, ये संशोधन के तहत बनाया गया। ठीक, जो मूल बाल श्रम एक्ट था उसमें ये बात की गई थी कि 14 वर्ष से, ठीक, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए रोजगार पर प्रतिबंध जो लगाया गया था वो सिर्फ 18 खतरनाक उद्योगों को पहचान करके लगाया गया था। ठीक, 18 जो खतरनाक उद्योग थे उसी में सिर्फ 14 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं काम कर सकते थे। बट अब क्या किया गया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो किसी भी उद्योग में काम नहीं कर सकते। किसी भी 18 ऐसे कुछ उद्योगों का निर्णय नहीं किया गया, बल्कि वो सिर्फ पारिवारिक उद्योगों या फिर मनोरंजन से संबंधित जो उद्योग हैं उसी में काम कर सकते हैं, बस बाकी और किसी में भी वो काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारा 9वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा, ए, 14 वर्ष से कम उम्र। ठीक है, आगे हम चलते हैं और बात करते हैं अपना लास्ट और आखिरी 10वां क्वेश्चन। क्या बात करता है कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना का निर्माण किसने किया था। आपको पता होगा EPFO, जो आप फॉर्म भरते हैं, जिसका आप फॉर्म बनना चाहेंगे, जिसका फुल फॉर्म हिंदी में ये है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ठीक, तो इसका क्या होगा, इसी का ही EPFO इसका बोला कि योजना का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। क्या चिकित्सा लाभ परिषद द्वारा, क्या ESIC द्वारा, ठीक, या राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा। तो आपको एक चीज बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि, ठीक, ये क्या था कि कर्मचारी भविष्य निधि EPF, ठीक, EPF
एक्ट, ईपीएफ एक्ट 1952 के तहत मुख्य प्रावधान पता है क्या था? उसमें ये था कि इसको लाया गया था 1952 के तहत। इसमें ये बोला गया, इसको जो स्टेबल किया गया था या फिर इसको स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? केंद्र सरकार ने स्थापित किया था ना, केंद्र सरकार ने स्थापित किया था। इसमें क्या था कि जितने भी, ठीक, इसमें हर जितने भी कार्यालय, इस संगठन में जितने भी ऐसे कार्यालय हैं जिसमें 20, ठीक, या 20 से अधिक, 20 या 20 से अधिक, 20 से अधिक अगर कर्मचारी काम करते हैं तो वो कर्मचारी भविष्य निधि के तहत वो कार्यालय आ जाएगा। इस एक्ट में या इस अधिनियम में ये चीज बोली गई थी, या ईपीएफओ के थ्रू ये चीज बोली गई थी। तो हमने आज 10 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन किया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो हमारे श्रमिक कानूनों से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, अगला इसी तरह हम किसी करंट इश्यूज पे जो अभी है वर्तमान में, उस पे हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। हो सकेगा तो हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें जितने भी श्रम कानून है उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट श्रम कानून है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण श्रम कानून है, उनके बारे में हम डिस्कशन थोड़ा सा ब्रीफली कर लेंगे, ताकि आपको श्रम कानूनों के बारे में जानकारी, उनके प्रावधानों के बारे में थोड़ा सा जानकारी हो। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए।